स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, ये हमारा मैथ्स का सेशन चल रहा है और मैथ्स में हम लोगों ने बहुत सारे प्री बोर्ड का क्वेश्चन देख चुके हैं, जो टेस्ट पेपर के रूप में आप जानते हैं। टेस्ट पेपर के रूप में जानते हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले 2-3-4 ऑलरेडी बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर देखे हैं, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन पेपर देखे हैं। आज हमारा जो है वो है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो इंटरनल एग्जामिनेशन जो हुआ था प्री बोर्ड, उसका प्री फाइनल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज ये पहला है पार्ट ये 1 है। क्या है ये? पार्ट 1 है। इसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा। पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक मिलेगा। फिर पार्ट 2 जो होगा उसमें आपका 21 से लेके 45 तक मिलेगा। हमारा 2 पार्ट आते हैं और उस दोनों पार्ट में हम लोग कवर करते हैं। पहला पार्ट में 1 से 20 तक और दूसरा पार्ट में 21 से 45 तक होती है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, जितना भी अगर क्वेश्चन आप कर रहे हो तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन है वो सब रिपीट होते रहते हैं, सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बिटवीन 17 स्क्वायर एंड 18 स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर। तो ये पहला क्वेश्चन ही है। इसमें आप समझिएगा, ये जो इसका कभी भी आपको दो कंटिन्यू नेचुरल नंबर के बीच में दे, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर दे तो ऐसे होता है। इसका जो डिस्टेंस होता है वो T2n होता है। मतलब पहला होता है n और दूसरा 2n हो जाता है। तो 2n का मतलब होता है 2 इंटू में 17 और इसका हो जाएगा 34। क्लियर है? तो ये होता कैसे हैं? तो ये जो n का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। n इक्वल टू क्या हो गया? 17 और n+1 का मतलब हो गया 18। ये हो गया। तो यहीं से हम लोग n का मतलब 17। अब ये 2n कैसे आया? तो ये फार्मूला हो जाता है आपका, ये जैसे भी a स्क्वायर हो गया मान लो, या फिर n स्क्वायर ही लिखते हैं, n स्क्वायर हो गया एंड n+1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो जब भी a इस टाइप में टूटता है तो इसका जो बीच वाला जो मिडिल पार्ट होता है वो आता है आपका 2n आता है। ठीक है, जो ये मिडिल पार्ट है कट कुट कर जो आएगा वो 2n आएगा। और n का वैल्यू कितना है पहले से? यहाँ 17 दिया हुआ है, तो 2 इंटू में 17 आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा? 34। ये पहले ऑलरेडी मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट में बता भी चुका हूँ कि ये कैसे होता है, बट अभी ये दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2n हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34। यहाँ से देख लिए। ठीक है, कभी भी आपको आ जाए तो वो सीधा सीधा आप ऐसा करना है कि जो दोनों में जो छोटा वैल्यू होगा उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 34 आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस आफ्टर द डेसिमल ऑफ द रेशनल नंबर ये विल बी टर्मिनेट। कितना नंबर के बाद ये डेसिमल आ जाएगा, कितना नंबर का मतलब पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, कितना पॉइंट के बाद, तो ये हमें निकालना है। ये बहुत तरीका से निकालने का हम लोग का प्रोसेस पता है। तो देखिए 1458 डिवाइडेड बाई 3125 एक है। तो इसका जो फॉर्मूला जो होता है, देखिए कभी भी ये टर्मिनेट कब होगा? जब आपका 2 का पावर n हो इंटू 5 का पावर m हो। अगर इस पावर में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, तो आप किसी भी नंबर को टर्मिनेट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाए, तो आप इस फॉर्म में आना चाहिए। 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m होना चाहिए। अगर कोई एक पावर भी आपको मिला है तो दूसरा पावर को आप 0 रख के भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पास कितना दिया? 3125। तो देखिए 3125 को अगर हम लोग एक तोड़े तो कितना आ जाएगा? 5 से आ जाएगा 6 टाइम्स 6 पचे 30 और 12 6 पचे ये हो गया। फिर 5 से कितना टाइम जाएगा? 1, फिर 2 और ये हो जाएगा 5। फिर से 5 से कितना जाएगा? 25। फिर 5 से लेके जाएगा तो ये हो गया 5। तो 1 2 3 4 5। तो 5 का पावर कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 5 8 और 8 और यहाँ पर कितना है पावर? 5 का पावर 5। और यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ क्या चाहिए? एक 5 का पावर m मिल गया, तो 2 का पावर भी n चाहिए। अगर नहीं है आपका पास तो हम लोग 2 का पावर 0 ले लेंगे। क्यों 0 ले रहे हैं? क्योंकि अगर 2 का पावर अगर हम 0 रख रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है? 1। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 का पावर 0 ले लिए। अभी देखिए, जो दोनों में जो हाईएस्ट पावर रहेगा उतना नंबर का बाद वो क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए दोनों में हाईएस्ट कितना है? 5 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 टर्म के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, फुल्ली टर्मिनेट हो जाएगा। तो 5 टर्म के बाद इसमें जितने भी नंबर्स है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेट कि जो पावर रहेगा हाईएस्ट वो टर्मिनेट कहलाएगा। क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया? विच ऑफ द
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल का मतलब होता है कौन सा पोलिनोमियल है। तो यहाँ में देखिए 2-3 प्रकार का पोलिनोमियल होता है, ठीक है। तो ये एक होता है जैसे पोलिनोमियल जिसका पावर में कुछ ना कुछ आपका होना चाहिए, तो वो हो गया। जिसमें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। लीनियर एक पोलिनोमियल है, क्यूबिक एक पोलिनोमियल है। तो हमसे इसमें पोलिनोमियल का पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो पोलिनोमियल कहलाएगा। तो पावर में आना चाहिए। पावर का मतलब या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए, ये मतलब ये कोई एक पावर में आ जाए तो ही आप पोलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर 1/, है, अगर ऊपर में जाएगा तो ये क्या होगा? माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में हमें पोलिनोमियल नहीं देता है। ये माइनस एक्स का पावर 2 है, ऊपर में चला जाएगा तो क्या होगा? माइनस है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऊपर में देखिए इधर भी है, यहाँ पर 3x है, और ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस में फिर से आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। और ये जो है ये तो क्या हो जाएगा? y√3y प्लस में 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग तोड़े तो y 1/3 प्लस में 4, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या है? ये वाला। तो ये वाला में हम लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, x² प्लस में 2x प्लस में 1/2। तो हम इस पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 2 प्लस में 1/2 मीन्स 0.5, और ये एक क्या है? एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया अपना पास। तो यही ऑप्शन क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। क्लियर है? तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और ये एक पोलिनोमियल भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? इफ़ 1 रूट ऑफ द पोलिनोमियल, एक रूट्स दिया हुआ है जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, जो पी एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है? 5x² प्लस में 3x प्लस में k इज रेसिप्रोकल। ये जो क्वेश्चन है रेसिप्रोकल, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ रेसिप्रोकल। अब यहाँ रेसिप्रोकल चाहिए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना आपको ज़रूरी बन जाता है कि रेसिप्रोकल तो दिया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या वैल्यू किसका चाहिए ये भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हियर ए इक्वल टू कितना है? 5, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13, एंड सी इक्वल टू के। क्लियर है? तो सी इक्वल टू का सी का वैल्यू कितना आ गया? के आ गया। अब रेसिप्रोकल में क्या होता है? एक जो हमारा आ जाता है पहला 0 आ जाता है वो है अल्फ़ा, और दूसरा क्या 0 हो जाता है? 1/α। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल जो वैल्यू यहाँ वही वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा। और इस वैल्यू को अगर आप देख रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है कि ये अल्फ़ा ये 1/α, और ये क्या हो जाता है? प्रोडक्ट ऑफ 0 आ जाता है। तो ये इक्वल किसका आ जाता है? प्रोडक्ट ऑफ 0। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा से तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 0 जो होता है वो होता है आपका c/a। क्लियर है? तो 1 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है? k, और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू आपका आ गया 5। क्लियर है यहाँ तक? और ये 5 को उस साइड अगर हम लोग भेज दें तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू में 5 इक्वल टू k। तो k का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा आपका 5। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ k इज 5, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, k इक्वल टू 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या दिया है? इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। अब देखिए यूनिक सोल्यूशन, अब जैसे आपको यूनिक सोल्यूशन दिखाई दे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का जो फॉर्म होता है ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये होता है इसका यूनिक सॉल्यूशन का बन। अब इसको देखिए क्या इस फॉर्म में दिया हुआ ऑप्शन नहीं, हमें इसको अब क्या करना मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए a1 इंटू b2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? a2/b1। तब इस फॉर्म में देख लेते हैं, जो ऑप्शन इस फॉर्म में मैच करेगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला a1/b2, और यहाँ नॉट इक्वल है, यहाँ पर क्या दिया? इक्वल दिया, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है a2, इस साइड वाले देते a2/b1, ठीक है, और इक्वल टू क्या दिया? a1/b2 तो, और बीच में नॉट इक्वल है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। जो दो कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, एक इक्वेशन इधर दो, दूसरा पॉइंट में एक इधर इक्वेशन दिया, मतलब टोटल 4 इक्वेशन हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है ना। तो 4 इक्वेशन को हम लोगों को ये बताना है कि ये चारों जो इक्वेशन है वो क्या है। यहाँ पर देखिए कॉन्सिस्टेंट लिखा हुआ है, पहला दिया है ऑप्शन में द पेयर इन 1 and 2 आर कॉन्सिस्टेंट, मतलब दोनों ही कॉन्सिस्टेंट है सॉरी। दूसरा है द पेयर इन 1 and 2 आर इनकॉन्सिस्टेंट है, दोनों ही इनकॉन्सिस्टेंट। या फिर पेयर दूसरा में क्या है, पहला इनकॉन्सिस्टेंट और दूसरा कॉन्सिस्टेंट। फिर नेक्स्ट है लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट है कॉन्सिस्टेंट और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। तो कौन सा है इसमें फॉलो करता, हमें यही बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसे हम लोग पहले बनाने का ट्राई करते हैं। 6 का जो 1 है वो क्या दिया हुआ है, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 5 ये दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ से 2x प्लस में 3y इक्वल टू 5 ये दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए हम ऐसा कर सकते हैं 3x प्लस 2y और ये 5 को इस साइड लिया तो -5 इक्वल टू 0। इधर से 2x प्लस में 3y माइनस में 5 ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 में हमारे a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू -5। इधर में a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3 एंड c2 इक्वल टू -5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ से आ जाएगा देखिए a1 बाय a2 कितना आ रहा है, a1 3 और a2 2 आ गया। फिर आ गया a2 बाय सॉरी b1 बाय b2, तो b1 का वैल्यू 2 एंड b2 का वैल्यू 3। तो देखिए ये दोनों क्या इक्वल है, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो इस पर से देखिए c1 बाय c2 ये तो -5 है, इधर भी -5 है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये क्या आ गया, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और ये जो कंडीशन होता है वो कौन सा कंडीशन होता है, तो ये जो कंडीशन होता है वो होता है कॉन्सिस्टेंट। तो ये हो गया आपका कॉन्सिस्टेंट, ये फार्मूला आता है। ठीक है, अब हमें पहला तो पता चल गया कि पहला कॉन्सिस्टेंट है, लेकिन अब हमें दूसरा को भी निकाल कर चेक करना पड़ेगा उसी तरह। तो पहला कॉन्सिस्टेंट आ गया, अब दूसरा को कॉन्सिस्टेंट है या नहीं ये नहीं पता है। ठीक है, देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया है, 2x माइनस 3y और ये इक्वल टू 7 था। तो मैं 7 को इस साइड लेकर आ गया तो माइनस में 7 हो गया, डायरेक्ट इस पॉइंट पर मैं लेकर आया। जैसे ये 5 था तो 5 इस साइड लेकर, तो मैं डायरेक्ट ही क्या 7 को इस साइड से इस साइड लेकर आ गया। उसी तरह सेकंड जो कंडीशन है 2x माइनस 3y और ये 8 उस साइड था तो इस साइड मैंने लेकर, और दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पर देखिए a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, b1 का वैल्यू माइनस में 3 और c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 7। उसी तरह a2 का वैल्यू कितना आ गया 2, b2 का वैल्यू माइनस में 3 और c2 का वैल्यू माइनस में 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखते हैं a1 बाय a2 किसका वैल्यू आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2/2, 2 से कैंसिल हो गया 1 and 1, तो इसका रेशियो क्या आ गया 1/1। उसी तरह b1 बाय b2 का वैल्यू क्या आ रहा है देख लेते हैं, माइनस में 3 और ये हो जाएगा माइनस में 3, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 1/1। एंड तीसरा जो है वो है c1 बाय c2, ये कितना है माइनस में 7 एंड माइनस में 8, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब ये आ गया 7/8। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि इसमें भी हमें एक कंडीशन पता रहता है, ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देख लीजिए, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, यही कंडीशन है। और ये जब भी आ जाए तो इसमें जो हमारा कंडीशन बनता है तो वो कौन सा कंडीशन बनता है, इनकॉन्सिस्टेंट, ये कंडीशन है। तो पहला हमारा कॉन्सिस्टेंट है और दूसरा इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो पहला कॉन्सिस्टेंट है और दूसरा इनकॉन्सिस्टेंट का अंतर्गत आता है। तो चलिए देख लेते हैं चारों ऑप्शन को, पहला कॉन्सिस्टेंट और दूसरा इनकॉन्सिस्टेंट। तो पहला यहाँ पर देखिए दोनों ही बोल रहा है कॉन्सिस्टेंट, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा दोनों ही इनकॉन्सिस्टेंट, ये भी नहीं होगा। तीसरा पहला इनकॉन्सिस्टेंट फिर कॉन्सिस्टेंट, जबकि हमारा क्या है पहला कॉन्सिस्टेंट है फिर दूसरा इनकॉन्सिस्टेंट है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, पहला कॉन्सिस्टेंट और दूसरा इनकॉन्सिस्टेंट है। देखिए पहला कॉन्सिस्टेंट है दूसरा इनकॉन्सिस्टेंट है, तो यही ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस जो हमारा 4 इक्वेशन दिया हुआ उसमें से हमें ये पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि देखिए x + 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए 2 × x, यहाँ x बनेगा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो क्यूब क्यूब कट जाएगा, बट स्क्वायर जो रहेगा वो बचा रहेगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ बनाकर एक आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ। देखिए 4 है, चारों को मैंने लिया हूँ। तो पहला दिया हूँ, देखिए ये वाला लिया, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + 7 निकल रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ से फार्मूला लगाया है, तो ये + b का होल क्यूब में ये तोड़ा, उसके बाद जो मेरा इक्वेशन निकला ये 10x² + 13x + 7, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तीसरा जो क्वेश्चन है x - 3 × x + 1 = x × x + 5, तो इस पर भी क्या आ रहा है, x² - 10x - 3, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है जो भी x का पावर, जहाँ भी x का पावर आपको 2 मिल जाए वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, उसका बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर x का पावर 2 मिले तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, x का पावर अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, और x का पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह डी नंबर में देखिए यहाँ पर x का पावर 3 है, ये क्यूबिक इक्वेशन बनता है। हमें पूछा है क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 2 √2x + 1 आर = 0 आर क्या होगा। तो इसका क्वाड्रेटिक रूट्स निकालना, दो रूट जब दो टू जीरोस होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या क्या है, 2x² - 2 √2x + 1 = 0 दिया। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका क्वाड्रेटिक जीरोस निकालना है। तो देखिए 2x² माइनस, यहाँ पर हम लोग √2 प्लस में √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 √2 हो जाएगा, और ये x इधर में प्लस में 1 = 0। तो यहाँ से 2x² माइनस √2x और प्लस माइनस -√2x प्लस में 1 = 0। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन है, ये दोनों पार्ट है, दो पार्ट से कॉमन निकालना है। तो √2 को हम अगर कॉमन ले लें और यहाँ से x को भी कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या बचेगा, √2 और x बचेगा, और यहाँ से माइनस में 1, ये दोनों में सेम ही है, तो यहाँ से -1 को कॉमन लेने पर √2x माइनस में 1 बच जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से जो प्लस वाला होता है वो माइनस में चेंजेस हो जाती है। तो यहाँ पर समझिएगा √2x माइनस में 1, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, √2x माइनस में 1 और = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इधर और करके हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जीरोस क्या है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इधर में क्या लिख सकते हैं, √2x माइनस में 1 = 0, तो √2x = 1, तो x = 1/√2। और में दे भी लिख सकते हैं हम लोग, सेम चीज़ है, √2x माइनस 1 = 0, देन कितना है यहाँ x = कितना आ जाएगा, ये √2x = 1, देन x = 1/√2। तो 2 जीरोस जो आएगा, जो जी आपको क्या निकालना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2 रूट्स निकालना था। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या निकला, 1/√2 एंड 1/√2, और यही क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 9 चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, 30 टर्म ऑफ AP 10, 7 एंड 4, मतलब जो AP का जो फॉर्म है वो है 30 टर्म, और ये पहला है 10, दूसरा है 7 और ये है 4। तो देखिए ये जो फर्स्ट टर्म होगा, जो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1 जो है वो है 10 दिया हुआ, और A2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 7 दिया हुआ, और D कितना हो जाएगा, तो मीन्स इसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो हो जाएगा आपका 7 माइनस में 10 = माइनस में 3, और n जो टर्म है n = कितना दिया हुआ है, 30 टर्म्स दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। तो जो फार्मूला होता है आपका an = क्या होता है, a + n-1 इंटू में d। तो an का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए a का वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना था, 10, प्लस n का वैल्यू 30 माइनस में 1, और d का वैल्यू कितना, माइनस में 3। ओके, तो ये हो गया 10 + 29 इंटू माइनस में 3,
तो 10 प्लस 9 तिया 27, 9 इंटू 3 87, 9 तिया 27 और 3 6 6 8, ये हो गया माइनस में 87। तो 10 प्लस माइनस माइनस 87, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 77। तो द AP ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, तो ये 77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, इन ट्रेंगल ABC जो ट्रेंगल है वो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री है एंड AB इक्वल टू 3 एंड BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इफ़ AD परपेंडिकुलर टू BC देन AD का हमें फॉर्म फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो देखिए, एक ट्रेंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रेंगल में बोल रहा है एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम इसको एंगल A मान लेते हैं और ये 90 डिग्री हो गया। और एंगल A इधर हो गया तो मैं B इधर ले लेता हूँ और C इधर ले लेता हूँ। ओके, तो AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर या फिर 3 दिया है तो 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ओके, BC 5 सेंटीमीटर, तो मीन BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, तो यहाँ से मैं एक ट्राई कर रहा हूँ और ये हो गया D का वैल्यू। देन हमें निकालना है AD का फाइंड, तो AD का जो वैल्यू निकालना है। तो देखिए, AD का जो वैल्यू होता है वो होता है AB इंटू AC और डिवाइडेड बाय BC, ये होता है फार्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए AC का जो फाइंड आउट नहीं है, वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से हमसे पहले AC करिए। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू 5 का स्क्वायर दिया हुआ है और इधर में पी का वैल्यू हमें नहीं पता और बी का वैल्यू है 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस में ये 3 है, 3 सॉरी ये प्लस होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब इधर 9 हो जाएगा प्लस इधर माइनस और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर का जो वैल्यू है, पी का जो वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर में 16 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4। तो पी का जो वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया। क्लियर यहाँ तक। तो पी का वैल्यू का मतलब AC का जो वैल्यू है, पी मीन्स व्हाट, पी मीन्स AC। तो AC का जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। अभी हमें फाइंड आउट ये करना है कि AD का वैल्यू, और AD का जो वैल्यू होता है यहाँ पर देखिए AD इक्वल टू, जो आप कभी भी निकालना पड़े तो आप ऐसे लिखिएगा AB इंटू AC और डिवाइडेड बाय BC, ये फॉर्मूला आप यूज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको सीधा आंसर निकल जाएगा। तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू आपका आ गया 3 और यहाँ से हो गया 3 सेंटीमीटर इंटू AC का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर और BC का जो वैल्यू है वो कितना है, BC का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो कितना है 4 गुना 3 12, तो 12 बटा में 5 सेंटीमीटर। तो 12 बटा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, 12/5 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर। तो इसका आप समझ गए आ गया। तो जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। क्वेश्चन नंबर ये आपका था कितना 10। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए पहले ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन नंबर 10 का देख लेते हैं कितना 12/5 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। जो 12/5 था वो ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दो ट्रायंगल है ABC। तो एक ट्रायंगल मैं पहले बना लेता हूँ, एक ये ट्रायंगल है ABC और कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल बना लेता हूँ और उस ट्रायंगल का नाम है DEF। दोनों ट्रायंगल, एंगल A इक्वल टू, एंगल जो A है वो है 47। जब दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल A 47 है तो एंगल D भी क्या होगा 47 ही होगा। ऊपर से एंगल E 83 है, एंगल E अगर 83 है तो ये यहाँ से एंगल B भी कितना होगा 83 होगा। और हमें फाइंड आउट करना है एंगल C, यानी एंगल C और ये जो F है दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो एंगल यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल में D और एंगल में आपका E इक्वल टू एंगल में B, ये हो दोनों। अर्थात इसी तरह होगा एंगल में F इक्वल टू एंगल में C। तो यहाँ से देखिए ये दोनों
प्लस करने पर क्या हो जाएगा, 180 आना चाहिए। तो एंगल सी निकालने के लिए क्या होगा, 180 माइनस 47 माइनस में कितना 83। क्लियर है। तो यहाँ ये दोनों को अगर हम लोग प्लस करें तो 180 माइनस में 7 3 10 8 जब 13 130, तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर ये 11 था, और ये क्वेश्चन नंबर 11 के साथ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट 0 0 A0 1 0 एंड 0 1। तो इसे हमें पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और इसमें हम लोग पहले एक क्वाड्रेटिक एक बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग एक क्वाड्रेटिक पहले बना लेता है। यहाँ से यहाँ तक एक क्वाड्रेटिक बनाए, ठीक है। और ये होता है 0, आपको पता है पहले से। ये एक्स एक्सिस होता है, और ये वाई होता है, ये वाई एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पहला है 0 0, तो 0 0 का पहला जो पॉइंट है वो यहीं पर आ जाएगा, और ये पहला पॉइंट का नाम हम रख देते हैं 0 0। क्लियर है, ये 0 0। दूसरा है आपका पॉइंट 1 0, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1 हो गया, और ये वाई है। तो एक्स कितना है 1, यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स और वाई का वैल्यू 0, तो वाई का वैल्यू क्या होगा 0। तो यहाँ पर ही निकल के आ गया क्या 1 एंड 0, पहला पॉइंट यहाँ पर मिल गया। दूसरा है 0 1, मीन्स एक्स का वैल्यू क्या है 0 एंड वाई का वैल्यू कितना आ गया 1। तो वाई का वैल्यू हम यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मैंने 1 मान लेता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है वो भी क्या है 1 है। देन हम फाइंड आउट करना है, यहाँ से देखिए ऐसे कर देते हैं। और ये जो वैल्यू था 1 एंड 0 था, सॉरी 0 1 था, क्या 0 एंड 1 था। तो यहाँ से हम लोग एक देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म निकल कर आ जाएगा। यहाँ से ऐसे करके मैं निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू दिया हुआ था वो 1 दिया था, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी क्या है। तो ये हमें फाइंड आउट करना कि ये जो वैल्यू है वो कितना, क्यों ये वैल्यू क्यों फाइंड आउट करना, क्योंकि हमें एक ट्रायंगल निकालना है, और उस ट्रायंगल का पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब तीनों को प्लस करना है। तो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना कि कितना आएगा। तो ये देखिए एक राइट एंगल यहाँ पर जो आता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हम फॉर्मूला पता है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगता है। तो एच स्क्वायर का मतलब है एक्स का वैल्यू, तो मैं यहाँ एच स्क्वायर ही रखता हूँ। पी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस में 1, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 2 एच स्क्वायर, और एच का वैल्यू हो जाएगा √2। तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो गया √2। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा एंगल, ये सबको प्लस कर लेंगे तो 1 + 1 + √2, तो ये कितना आ जाएगा 2 + √2, और यही क्या आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, चलिए देखते हैं 2 + √2। तो ये है ऑप्शन डी 2 + √2, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -5 एंड -12 फ्रॉम द ओरिजिन। तो फ्रॉम द ओरिजिन का जब भी आ जाए तो देखिए P का जो पॉइंट है वो क्या है -5 एंड -12 है, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है x² प्लस में y²। क्लियर है। तो x का वैल्यू कितना -5, और y में कितना हो जाएगा -12। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस में 144। अगर ये दोनों का प्लस किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 169, और इसको √100 में अगर तोड़ा जाए तो ये बन जाता है 13, और कुछ नहीं है तो इसका साथ लगा दीजिए यूनिट्स, तो 13 यूनिट्स हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 13 यूनिट्स राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये आपका था 13, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 9 cos स्क्वायर a माइनस में 9 कोट स्क्वायर a, ये हमें फॉर्मूला में दिया। तो सबसे पहले देखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 1 cos स्क्वायर a। अब ऐसे a क्यों लिखे, तो ये 9 × 1 करने पर अगेन 9 मिल जाएगा। इसी में ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 1 कोट
स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए 1/कोस, कोस का अगर उल्टा कीजिएगा तो आपको मिल जाता है सेक, कोस का अगर उल्टा करने पे क्या मिलता है सेक, तो ये हो जाएगा 9 इंटू सेक स्क्वायर ए। और कोट का अगर उल्टा करने पर हमें मिलता है 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जब ये दोनों को हम लोग ऐड किए तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, दोनों से 9 9 है तो 9 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। और ये दोनों को अगर हम लोग ये करें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए एक फार्मूला होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1। तो यहाँ पर देखिए 9 इंटू में 1, इसका वैल्यू क्या आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आप देखे भी होंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसका आंसर हो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 4 इंटू साइन 23 डिग्री बाई कोस 67 डिग्री प्लस 3 इंटू कोसेक 47 बाई सेक 43 माइनस 7 इक्वल टू वाट, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए अगर आपको हम ट्रिक बताए डायरेक्ट ट्रिक करना है, तो ये देखिए ये दोनों को प्लस करने पर अगर 90 आ जा रहा है, ये दोनों को 23 प्लस 67 को दोनों का प्लस करने पर 90 आ रहा है, और ये दोनों का प्लस करने पर भी 90 आ रहा है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 90 कभी भी आए तो 1 हो जाता है उसका वैल्यू, इधर भी 90 आए तो 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, तो 4 प्लस 3 7, 7 और माइनस में 7 कितना आ जाएगा 1, सॉरी 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन नंबर डी है इसका। अब देखिए अगर आपसे नहीं समझ में तो नेक्स्ट हम अच्छा से समझते हैं। ठीक है, देखिए अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। 4 है और ऊपर में लिखा है साइन 23, ये दूसरा मेथड हम करवाएंगे अभी। ठीक है, वो है एक ट्रिकली कोस 67 डिग्री और प्लस में 3 कोसेक 47 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 43 डिग्री। यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो होगा आपका, यहाँ पर कोई एक वैल्यू आप क्या कर रहे हैं इसको चेंज कर दिए, तो यहाँ पर देखिए कोसेक है और यहाँ पर हम कोस है एज साइन है, तो साइन का वैल्यू हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं। तो देखिए साइन का वैल्यू अगर हम लोग चेंज करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 67 और डिवाइडेड बाय कोस 67 डिग्री प्लस में अगेन 3, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस 43 और डिवाइडेड बाय सेक, यहाँ पर भी कोसेक ही होगा, सॉरी ये हो जाएगा कोसेक ही रहेगा अभी फ़िलहाल, नेक्स्ट स्टेप में चेंज होगा 43। ठीक है, तो यहाँ पर अब फिर से देखते हैं 4 साइन 90, तो ये हो जाएगा आपका कोस 67 डिवाइडेड बाय कोस 67 प्लस में 3, ये हो जाएगा अभी चेंज इसको हो जाएगा सेक 43 और ये भी हो जाएगा सेक 43। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, सॉरी यहाँ पर -7 भी है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग भूल रहे थे, तो यहाँ -7। तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस में 3, ये हो जाएगा 4 प्लस में 3 माइनस में 7, तो 4 प्लस 3 7 माइनस में 7 इक्वल टू 0 इज अ आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, यहाँ पर पहले से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल टू अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ सर्कल। तो पहले मैं इसे ड्राइंग बना देता हूँ, इसे ड्राइंग से आप लोग समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो एक ड्राइंग है, एक टेंजेंट है। ठीक है, एक टेंजेंट जा रहा है और ये भी सर्कल से एक पॉइंट है, तो एक मैं यहाँ से ये कर लिया और इस सर्कल को क्या कर रहा है ऐसे करके छू रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट का नाम क्या रखा है इसने क्यू रखा, और ये पॉइंट का नाम सर जो रखा क्यू है, इसको ओ ही रखता है। क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो पॉइंट है द फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज सर्कल, लेंथ कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू, तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। एंड फाइंड द रेडियस, तो ये हमें ये जो रेडियस है ये आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ तक। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये क्या बनेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम
हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मतलब हो गया आपका यहाँ में 5 स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और पी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हो गया 25 और ये हो गया 16 प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस में 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जा रहा है 9। तो बी का जो वैल्यू होगा वो √100 में 9 हो जाएगा, मतलब ये 3 हो जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो बी का जो वैल्यू है ये 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो बी का वैल्यू मतलब रेडियस, जो ये रेडियस था वो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। मतलब क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है जो एंगल दिया हुआ है, एंगल मीन्स थीटा का जो वैल्यू है वो है पी, और रेडियस इन डिग्री, ओके, एंड रेडियस कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ है। रेडियस आर का जो वैल्यू है वो कैपिटल आर है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो यहाँ से निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये फार्मूला होता है आपका थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना पी है, तो पी बाई 360 इंटू पाई, आर का वैल्यू कैपिटल आर है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई भी, यहाँ पर हम लोग एक इस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे, तो क्या निकल के आएगा फिर से देख लेते हैं। पी बाई 360 से तो ये हो जाएगा 720, क्या आ जाएगा 720 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो है ऑप्शन नंबर डी से देखिए पूरा एज इट इज मिल जाएगा। देखिए पी बाई 720 और ये 2 पाई आर स्क्वायर, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको काटते तो पर भी उतना ही आ जाता है। ठीक है, फिर भी मैं इसी यहीं पर चेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। तो यहाँ पर हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देकर हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ये दोनों क्या इक्वल है, तो इसका दोनों का फार्मूला हम लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो अब यहाँ से देखिए ये 4 से तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से भी पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ R3 है, मीन्स व्हाट, R इंटू आर और बाई 3, और यहाँ में कितना R इंटू आर है। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए ए आर से ए आर कैंसिल, ए आर से ए आर कैंसिल। क्लियर है। तो यहाँ R/3 बना, तो R का जो वैल्यू है वो इधर में जाके क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अभी हमें क्या बोल रहा है, रेडियस हमें कितना मिल गया, ये R मीन्स वाट, रेडियस इक्वल टू 3 यूनिट मिल गया। क्लियर है। तो लेकिन क्या रेडियस ही पूछा है, नहीं, हमसे पूछा है डायमीटर। तो देखिए डायमीटर जो होता है आपका वो रेडियस का डबल होता है। तो ये होता है डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस होता है ना। तो 2 इंटू रेडियस मीन्स वाट, 2 रेडियस का वैल्यू कितना है 3 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 6 यूनिट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आपको जल्दीबाजी में ऐसा रेडियस 3 मिल गया तो ऐसा नहीं है जाकर टिक कर देना है, नहीं, देखना है कि क्या पूछा है। अगर रेडियस पूछा है तो आपको 3 होता, लेकिन डायमीटर पूछा तो आपको ये 6 हो जाएगा। क्लियर है। आप एक बार पूरा अच्छा से देख लीजिए, एक साथ में ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको अगर रेडियस जो पूछ दे तो ये आपको आंसर होगा, बट आपको डायमीटर पूछे तो ये क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या दिया हुआ है, द मीडियन एंड मोड ऑफ डाटा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 19 में मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन इक्वल टू 33 और मोड
इक्वल टू 45। तो हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सॉरी क्वेश्चन में हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला, जो आपका रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड का, वो होता है आपका 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो 3 मीडियन मतलब 3 इंटू 33 और मोड का मतलब कितना है 45 और प्लस में 2 मीन। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 99 और ये 45 इससे आ जाएगा, तो 45 इधर भी हो जाएगा इक्वल टू 2 मीन। तो ये कितना आ जाएगा 9 में से 5 तो 4, इधर 5, तो 2 मीन। तो मीन इक्वल टू वाट 54 और डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 27। तो मीन का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 27 आ गया। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। डी में क्या दिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मतलब है कौन सा प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी का आपको 2 रूल्स आपको जानना जरूरी है। पहला जो है, जो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेवर, ये नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, ये कभी भी क्या नहीं देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो देखिए पहला बात, तो ऑप्शन ये नेगेटिव है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2/3 मीन्स व्हाट, 2/3 का मतलब 1.5 है ना, तो 1.5 ये भी नहीं है क्योंकि 1 से बड़ा है। यहाँ से देखिए 1.01 मतलब 1 से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। और 3/2 का मतलब होता है आपका 0.6 का लमसम में डॉट 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 है। तो ये ना 0 और 1 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 20 तक आज हम लोग रखेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्ट 2 जब आएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 21 से 45 तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।